बच्चों, आज हम हिंदी लेखन में अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इन्हीं सब बातों की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश का अर्थ जमा पठित अर्थात जिसे पहले न पढ़ा गया हो। अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और पठित, जिसका अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो। तो अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश होता है जिसे हमने पहले अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक में नहीं पढ़ा होता है। किसी अपठित अनुच्छेद को पढ़कर उसके सामान्य अर्थ को समझना या अर्थ ग्रहण करना अपठित गद्यांश कहलाता है। किसी अपठित अनुच्छेद या गद्यांश या गद्यखंड, ऐसा गद्यखंड जो हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तक में ना हो, उसे पढ़कर उसके अर्थ को समझना या उसके अर्थ को ग्रहण करना ही अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य। अपठित गद्यांश पढ़कर स्वयं उत्तर देने से विद्यार्थियों की भाव ग्रहण क्षमता बढ़ती है। अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश होता है जिसे छात्र पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जिसे उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो उसे पढ़कर के स्वयं समझकर उत्तर देने से विद्यार्थियों की भाव ग्रहण क्षमता बढ़ती है। छात्र का भाषा पर अधिकार बढ़ता है कि प्रश्नों के उत्तर लिखते समय छात्रों का भाषा पर अधिकार बढ़ता है, क्योंकि गद्यांश की भाषा को समझकर वे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इससे उनकी भाषा पर अधिकार बढ़ता है। इसके निरंतर अभ्यास से बुद्धि का विकास होता है। लगातार अपठित गद्यांश के अभ्यास से छात्रों की बुद्धि का विकास भी होता है। आइए अब जानते हैं अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान में रखना चाहिए? पहला, गद्यांश को भली भांति 2-3 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश दिया गया है उसे अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा, गद्यांश के भाव तथा अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये गद्यांश को पढ़कर उसके क्या भाव हैं, उसे क्या अर्थ मिल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अपठित गद्यांश के अर्थ को समझना चाहिए। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर देने चाहिए, ना कि अपने ज्ञान के आधार पर। जो गद्यांश पर प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में जो तथ्य दिए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उन्हीं के आधार पर होने चाहिए। अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर नहीं देने चाहिए। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और व्याकरण के अनुरूप होनी चाहिए। जो हम उत्तर की भाषा लिखते हैं वो सरल हो, सुबोध हो, मतलब आसानी से समझने लायक हो, और उसमें व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। शीर्षक छोटा होना चाहिए तथा केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर देना चाहिए। कई बार गद्यांश से संबंधित शीर्षक पूछा जाता है, तो शीर्षक लिखते समय
ये ध्यान देने योग्य बात है कि शीर्षक छोटा होना चाहिए तथा गद्यांश के केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर ही शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। आइए अब एक उदाहरण पर नजर डालते हैं कि किस तरीके से गद्यांश के प्रश्नों को हल करना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश दिया गया है, जो लोग अपनी असफलताओं के लिए या जीवन में गतिरोध के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं, वे या तो गलती पर हैं या हालात से डरते हैं। वे या तो जीवन को समझ नहीं पाए या उलझन में फंसे हुए हैं। वे या तो आलसी हैं या अकर्मण्य हैं। तो यहाँ पर गद्यांश में बताया गया है कि जो लोग अपनी असफलताओं के लिए या जीवन में जो गतिरोध या रुकावटें आती हैं उनके लिए जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। वे या तो गलती कर रहे हैं या परिस्थितियों या हालातों से डरते हैं। ठीक है, वे या तो जीवन को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं या उलझन में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग या तो आलसी होते हैं या अकर्मण्य होते हैं। अकर्मण्य मतलब जो काम को ठीक से ना कर सके। एक कारण और भी हो सकता है कि उनकी नीयत और नीति में मेल ना हो। यह अति आवश्यक है कि नीयत और नीति दोनों एक सूत्र में पिरोई हुई हों, अर्थात मेल खाती हों। ऐसा कदापि संभव नहीं कि दोनों में अंतर आने पर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सके। तो उसका असफल होने का एक और कारण हो सकता है कि व्यक्ति की नीयत मतलब उसकी जो मंशा है, जो चाहत है, जो इरादा है, जो इच्छा है, और नीति मतलब उसका व्यवहार करने का ढंग, उसका काम करने का ढंग, ये दोनों आपस में सामंजस्य ना रखते हों, मेल ना खाते हों। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी है कि नीयत और नीति दोनों एक ही धागे में पिरोई हुई हों, एक ही सूत्र में पिरोई हुई हों, मतलब एक दूसरे से मेल खाती हों, उनमें सामंजस्य हो। ऐसा कभी भी संभव नहीं आता कि होता है कि दोनों में अंतर होने पर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सके। नीति एक पथ है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन को पूर्ण करता है, और नियत मानसिक इच्छा है जो खोटी भी हो सकती है और खरी भी। नीति क्या है? काम करने का तरीका है, ठीक है, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन को, किसी लक्ष्य को पूरा करता है। और नियत क्या है? हमारी मानसिक इच्छा है जो खोटी भी हो सकती है, मतलब बुरी भी हो सकती है, और खरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। खोटी नियत वाला व्यक्ति कदापि इस संसार में नहीं टिक सकता, और यदि टिकेगा तो बहुत कम समय के लिए, केवल तब तक जब तक उसकी नीयत खुलकर सामने नहीं आती, क्योंकि नीति की जननी नियत है, और जब जननी में ही दोष है तो संतान में कोई ना कोई विकृति अवश्य आ जाएगी। ऐसे में वह मनुष्य गलत निर्णय, गलत नियत एवं नीति के कारण पतन का भागी होगा। तो जो खोटी नियत वाला व्यक्ति है, जो बुरी नियत वाला व्यक्ति है, वो इस संसार में ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता, मतलब ज़्यादा समय तक कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हो भी जाता है तो वो केवल तब तक रहता है जब तक उसकी मंशा, उसका इरादा, उसकी नीयत सामने नहीं आ जाती, ठीक है, क्योंकि नीति की जननी नियत है। जो हमारी इरादे होते हैं, जो हमारी मंशा होती है, उसी के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। जब जननी में ही दोष है तो संतान में दोष होना अवश्यंभावी है। तो ऐसे में वह मनुष्य गलत नियत एवं नीति के कारण पतन का भागीदार होगा। हालातों को असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं लगता, क्योंकि हालात तो उनके साथ भी वही होते हैं या लगभग वही होते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता तो वह अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है। जीवन का असली आनंद तो तभी आता है जब परिस्थितियां विषम हों। तो जो लोग हालातों को असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हालात उनके लिए भी वही होते हैं या लगभग वही होते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता तो वो अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के काबिल भी नहीं है। जीवन का असली मजा तभी आता है जब हालात या परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों, विषम हो, तभी जीवन जीने का असली आनंद आता है। तो आइए अब प्रश्न उत्तर पर नजर डालते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि गद्यांश को पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए। जैसे कि अभी हम गद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ को समझते चले गए। अब प्रश्न देखेंगे। प्रश्न के वाक्य की रचना जिस अनुसार होगी उसी के अनुरूप हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, असफल व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? तो इसके हमने जो गद्यांश पढ़ा था इसमें हमने देखा था जो लोग अपनी असफलताओं के लिए या गतिरोध के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो असफल व्यक्ति किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इसका उत्तर होगा असफल व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीति के पथ पर चलकर व्यक्ति क्या करता है? तो आइए इसका उत्तर हम गद्यांश में ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए, नीति एक पथ है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन को पूर्ण करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रश्न के वाक्य की रचना जिस हिसाब से होती है उसी के अनुरूप हमें उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया, नीति एक पथ है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन को पूर्ण करता है। लेकिन हम उत्तर सीधा ऐसा ही नहीं लिखेंगे, इसको हम प्रश्न के वाक्य के अनुरूप बदलेंगे। क्या हो जाएगा? नीति के पथ पर चलकर व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन को पूर्ण करता है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी असफलताओं के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग कैसे होते हैं? तो आइए गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, जो लोग अपनी असफलताओं के लिए या जीवन में गतिरोध के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं वे या तो गलती पर हैं या हालात से डरते हैं। वे या तो जीवन को समझ नहीं पाए या उलझन में फंसे हुए हैं। वे या तो आलसी हैं या अकर्मण्य हैं। तो यहाँ पर ये इस आखिरी लाइन में हमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिला है। तो आइए अब इस उत्तर की रचना हम किस तरीके से करेंगे? अपनी असफलताओं के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग कैसे होते हैं? तो इसी वाक्य के अनुरूप हम अपना उत्तर लिखेंगे। अपनी असफलताओं के लिए हालातों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग आलसी और अकर्मण्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य गलत नियत और नीति के कारण किसका भागी होगा? तो आइए इसका उत्तर हम लोग गद्यांश में देखते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर इस पैराग्राफ, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो इसकी
आखिरी लाइन की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि नीति की जननी नियत है और जब जननी में ही दोष है तो संतान में कोई ना कोई विकृति अवश्य आ जाएगी। ऐसे में वह मनुष्य गलत नियत एवं नीति के कारण पतन का भागी होगा। तो इस आखिरी लाइन में हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य गलत नियत एवं नीति के कारण पतन का भागी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कैसा व्यक्ति अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है। इसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में दिया गया है। उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता वह अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर गद्यांश के शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो शीर्षक छोटा होना चाहिए और गद्यांश के केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो यहाँ पर सफलता के लिए नियत और नीति को जिम्मेदार बताया गया है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक नियत एवं नीति हो सकता है। तो इस तरीके से हमें अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न के वाक्य के अनुरूप ही उत्तर के वाक्यों की रचना होना आवश्यक है। ठीक है, और गद्यांश की जो वाक्यों की भाषा है हमें सीधे ही उत्तर में उपयोग नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी भाषा में बदलकर उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, आज हमने अपठित गद्यांश के उत्तर किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि आपको अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से संबंधित जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। धन्यवाद।